हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आपके MPSC 007 के पार्ट 6 का वीडियो लेके आई हूँ। एग्ज़ाम से पहले हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। उससे हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर आंसर्स करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, MPSC 007 यानी कि सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हैं, इस वीडियो के अंदर उन्हें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले के जो 5 वीडियोज़ हैं उनका लिंक नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर बाकी के 5 वीडियोज़ भी देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर हमें लिखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। सो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI is a composite statistical measure used to assess and compare the overall development and quality of life in different countries. सो यानी कि जो HDI है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि आपके डेटा को मेजर करता है और एक्सेस करता है, कंपेयर करता है किसी भी देश की ओवरऑल डेवलपमेंट को, साथ ही साथ वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। सो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI एक समग्र सांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग विभिन्न देशों में जीवन के समग्र विकास और गुणवत्ता का आकलन और तुलना करने के लिए किया जाता है। It was introduced by the United Nations Development Program UNDP in its first Human Development Report. ये जो है आपका HDI, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था 1990 में। द HDI एम्स टू प्रोवाइड अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। जो HDI है इसका एम है कि हमारे को डेवलपमेंट की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे। डेवलपमेंट का मतलब केवल ये ना हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बड़े बड़े घर बने हुए हैं तो डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट के अंदर और भी उसके जो डायमेंशंस होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन वेलबींग, वो सब भी इंक्लूड होना चाहिए। सो HDI का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास से परे मानव कल्याण के आयामों को शामिल करते हुए विकास की व्यापक समझ प्रदान करना है, ना कि केवल आप पैसे से आर्थिक विकास की नहीं बल्कि और भी डायमेंशंस को ये इंक्लूड करता है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ की एस्पेक्ट्स की, जैसे कि जो हेल्थ है, इसका एक कंपोनेंट है हेल्थ। So this is measured by life expectancy at birth, which indicates the average number of years a newborn is expected to live if current mortality rates continue. तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वो हेल्थ के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि वर्तमान मृत्यु दर जारी रहने पर एक नवजात शिशु के जीवित रहने की औसत संख्या क्या होगी। तो जितना ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उतना ज़्यादा माना जाता है कि उस कंट्री में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं। फिर बात होती है एजुकेशन की। सो एजुकेशन इज़ असेस्ड थ्रू 2 इंडिकेटर्स, द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट एज 25 एंड ओल्डर एंड द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल। तो यहाँ पे जो शिक्षा है उसके 2 सांकेतकों के माध्यम से उसे आंका जाता है। 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष कि वो औसतन कितने साल वो स्कूल में शिक्षा ले रहा है, और स्कूल में प्रवेश जो कर रहे हैं बच्चे वो उनके लिए अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष, इन दोनों को इसमें नापा जाता है। यानी कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट एज 25 एंड ओल्डर कि कितने ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं और कितने बच्चे हर साल एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद इसमें नापा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस डायमेंशन इज मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इसके अंदर आपका क्या नापा जाता है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो नापी जाती है, और साथ ही साथ परचेजिंग पावर जो है लोगों की कितनी है, विच रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री सिटीजन्स एंड देयर एबिलिटी टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कंट्री के जो लोग हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी है
और वो कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज तक उनकी पहुंच है। तो जीविका का स्तर, इस आयाम को सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति द्वारा मापा जाता है, जो खरीद शक्ति समता के लिए समायोजित होता है, जो किसी देश के नागरिकों की औसत आय और वस्तुओं और सेवाओं तक उनकी पहुंच को दर्शाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की, जिसके अंदर आपको बात करनी है वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो वर्किंग क्लास मूवमेंट्स है उनके बारे में आपको बताना है। द वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन इंडिया हैव अ रिच हिस्ट्री इंटरवाइंड विद द कंट्री स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडिया के अंदर वर्किंग क्लास मूवमेंट्स हैं उनका जो इतिहास है वह काफ़ी समृद्ध है। इसमें केवल इंडिपेंडेंस के मुद्दे नहीं, आज़ादी वाला जो स्ट्रगल है वही नहीं आता, बल्कि आज़ादी के बाद जो भी सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो भी इसके अंदर आता है। दीज मूवमेंट्स हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर लेबर राइट्स। ये जो हमारे मूवमेंट्स हैं इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किस चीज़ में? लेबर्स के जो राइट्स हैं उन्हें एडवोकेट करने में, बेटर वर्किंग कंडीशंस, फेयर वेजेस एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने में। भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलनों का एक समृद्ध इतिहास है, जो देश की स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इन आंदोलनों ने श्रमिक अधिकारों, बेहतर कार्य परिस्थितियों, उचित मजदूरी और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करेंगे शुरू में जो मूवमेंट्स हुए वर्किंग क्लास के। द जेनेसिस ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द लेट 19th century, कोइंसाइडिंग विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि जो भारत में श्रमिक वर्ग के आंदोलन थे उनकी उत्पत्ति कब हुई? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, रेलवेज एंड अदर इंडस्ट्रीज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वर्किंग क्लास। कपड़ा मिलों, रेलवे और अन्य उद्योगों की स्थापना से क्या हुआ? एक न्यू वर्किंग क्लास की उत्पत्ति हुई, दैट बिगेन टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ टू डिमांड बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। जो किस चीज़ की मांग करने लग गए? बेटर वेजेस की और अच्छी वर्किंग कंडीशंस की मांग करने लग गए। देन फिर फॉर्मेशन हुआ किसका? ट्रेड यूनियंस का। आपको पता है कि जो मजदूर वर्ग हैं वो अपनी ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस मार्क द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट के अंदर ट्रेड यूनियंस का बनना एक तरह का माइलस्टोन था। द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फाउंडेड इन 1920, was one of the earliest and most influential trade union in the country. 1920 में जो आपकी स्थापित हुई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो क्या थी? देश की सबसे प्रारंभिक ट्रेड यूनियनों में से एक थी। इसने विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों के श्रमिकों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में राष्ट्रीय स्वतंत्रता और श्रम सुधारों की मांग करते हुए कई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन भी हुए। फिर हम बात करेंगे हमारी आज़ादी के बाद क्या हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड वेरियस लेबर लॉ। जो हमारी सरकार है वह कई सारे कानून लेकर आ गई, विच एम टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स एंड इम्प्रूविंग देयर वर्किंग कंडीशंस। और जो हमारे कानून थे उनका एम क्या था? उनका एम था वर्कर्स के राइट्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एंड द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आर नोटेबल एग्जाम्पल्स इन दिस। ठीक है, कौन कौन से? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड द मिनिमम वेजेस एक्ट आर नोटेबल। These law provided a legal framework for addressing labor issues and resolving industrial disputes. तो जो भी लेबर इश्यूज थे और इंडस्ट्रियल्स के डिस्प्यूट्स हुआ करते थे उन्हें रिजॉल्व करने के लिए एक्ट्स जो हैं इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाउ स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? भारतीय सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कार्य स्थितियों को सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न श्रम कानूनों को लागू किया। 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम और 1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इसमें उल्लेखनीय उदाहरण है। इन कानूनों ने श्रम मुद्दों को संबोधित करने और औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। फिर आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? द वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन इंडिया हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, कि समय के साथ दे हैव इवॉल्विंग, रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। और ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव आते हैं उनको। फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू द प्रेजेंट, दीज मूवमेंट्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवोकेटिंग फॉर वर्कर्स राइट। ये जो मूवमेंट्स हैं
ये वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने में इंस्ट्रूमेंटल इन्होंने रोल प्ले किया एंड शेपिंग लेबर पॉलिसीज़ और लेबर्स की पॉलिसीज़ को बनाने में। देयर कंटिन्यूड रेलेवेंस हाईलाइट्स द ऑनगोइंग स्ट्रगल एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। अब ये जो हैं इनकी बात अगर हम आज कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है कि अभी भी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो लोग हैं वो भारत में लड़ रहे हैं। भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलनों के समय के साथ विकास किया है जो देश के बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक इन आंदोलनों ने श्रमिक अधिकारों की वकालत करने, श्रम नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी निरंतर प्रासंगिकता सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर करती है। ना स्टूडेंट्स, जो आपका टॉपिक नंबर 3 है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3 में आपको रीजनलिज्म इन इंडिया के बारे में बताना है कि भारत के अंदर जो रीजनलिज्म है वो क्या है। साथ ही साथ रीजनलिज्म पे शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले आप बताएंगे दैट कि रीजनलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ अ रीजनल आइडेंटिटी। किसकी बात होती है इसके अंदर? रीजनल आइडेंटिटी की बात होती है एंड द डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन एंड ऑटोनमी विद इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडिया के स्टेट के अंदर उन्हें क्या चाहिए? रिकॉग्निशन चाहिए और ऑटोनमी चाहिए। इट इमर्जेस फ्रॉम कल्चरल, ethnic, linguistic, economic diversities and often influences political and social dynamics in the country। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी कंट्री के कल्चरल, एथनिक, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़ को दर्शाता है। ऑल्सो ये इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल एंड सोशल डायनामिक्स को। भारत में क्षेत्रवाद क्षेत्रीय पहचान की अभिव्यक्ति और भारतीय राज्य के बड़े ढांचे के भीतर मान्यता और स्वायत्तता की इच्छा को संदर्भित करता है। यह सांस्कृतिक, जातीय, भाषाई और आर्थिक विविधताओं से उत्पन्न होता है और अक्सर देश की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानें तो भारत में क्षेत्रवाद की जो जड़ें हैं वह कब से हैं? औपनिवेशिक काल से हैं, जब ब्रिटिश बांटो और राज करो की नीतियों ने क्षेत्रीय भिन्नताओं को बढ़ा दिया था। स्टूडेंट्स, जो रूट्स हैं रीजनलिज्म की इंडिया में, they can be traced back to the colonial period when the British policies of divide and rule exacerbated the regional differences। तो जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी बांटो और राज करो की, उन्होंने इन क्षेत्रीय भिन्नताओं को बढ़ा दिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस इन 1956 फर्दर सॉलिडिफाइड रीजनल आइडेंटिटीज़। और स्वतंत्रता के बाद 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रीय पहचान को और मजबूत करके चला गया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म। जो इसका फर्स्ट कॉज है, इट इज़ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। इंडिया इज़ होम टू अ मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। जो भारत है वह क्या है? वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैं। These differences often lead to a strong sense of regional identity। इसी वजह से हर एक कल्चर जो है वह अपनी रीजनल आइडेंटिटी को बचाना चाहता है। They have a strong sense of regional identity। भारत में अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का घर है। ये भिन्नताएं अक्सर एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान की ओर ले जाती हैं। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की बात करें तो अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स can lead to feelings of neglect and demand for greater economic autonomy। विभिन्न क्षेत्रों में असमान आर्थिक विकास है, ठीक है, जिससे लोग जो हैं उनके अंदर उपेक्षा की भावना आती है और वो क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? आर्थिक स्वायत्तता चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं। जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो लोगों के अंदर रीजनल सेंटिमेंट्स को जगाकर ताकि उनसे वोट गेन कर सके, वो ऐसा करती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां और जो नेता हैं वे अक्सर राजनीतिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का लाभ उठाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है? दैट रीजनलिज्म इन इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसिटेड फेनोमेनन। बहुआयामी फेनोमेनन है। वाइल इट कैन फॉस्टर अ सेंस ऑफ प्राइड एंड आइडेंटिटी अमंग लोकल पॉपुलेशन, इट ऑल्सो पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज टू नेशनल यूनिटी। कि ये जो है, जो लोकल लोग हैं उनके अंदर प्राइड की, आइडेंटिटी की फीलिंग लेकर आता है, बट स्टिल ये क्या है? इट इज़ अ चैलेंज टू नेशनल यूनिटी एंड डेवलपमेंट।
बैलेंसिंग रीजनल एस्पिरेशंस विद नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स अ क्रूशियल टास्क फॉर पॉलिसी मेकर्स। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट को और रीजनल एस्पिरेशन को जो बैलेंस करना है वो एक तरह का टास्क है। सो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो आप नीचे कमेंट्स में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि बाकी के पार्ट्स आप तक पहुँचें और आप उनसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकें।